सब्सक्राइब कीजिए RBCM न्यूज़ चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सबसे पहले नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। अच्छा चावला साहब, ये आज तक हम डिसाइड नहीं कर सके कि जिन्ना साहब का विजन क्या था पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, ये कंफ्यूजन कभी नहीं हुआ कि नेहरू किस तरह का इंडिया चाहते थे या मौलाना अबुल कलाम मौलाना मौदूदी किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे। तो जिन्ना साहब के विजन के बारे में क्यों इतना कंफ्यूजन है आज तक? 74 साल हो गए हैं। दोनों साइड्स जो है ना वो उनकी कोटेशंस लेके आ जाती हैं, उनकी तस्वीरें लेके आ जाती हैं। तो why didn't he leave a well-defined vision for Pakistan? करेक्ट कर दूं मैं आपको। मेरे दो उस्ताजा ने, जहां मैं और शकील साहब पढ़े कायदे आजम यूनिवर्सिटी से, उन्होंने पीएचडी की है पाकिस्तान में, कायदे आजम भी की है। तो ये जो कहना कि जी जिन्ना पे कोई काम नहीं, मैंने अभी पीएचडी करवाई पंजाब यूनिवर्सिटी में करवाई है कायदे आजम पर और जवाहरलाल नेहरू के कंपैरिजन पे। तो ऐसा नहीं है कि जी यहाँ पे कोई क्या थीसिस निकाला आपने फिर? थीसिस आपको मैंने जो निकाला, जी पंडित नेहरू और जिन्ना साहब का कंपैरिजन कर रहे हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज तलाश करने की कोशिश की है कि दोनों लीडर जिन्ना और नेहरू, फिर गांधी पे भी काम करवाया। इनमें कौन कौन सी चीजों कैसे थे? सिमिलैरिटीज तो ठीक है, वो जुदा कैसे थे? फिर जुदा जो हुए ना जी, वो मैंने पहले कहा, असल में जुदा शुरू हुए हैं। जो इब्तिदा बनी है वो नेहरू रिपोर्ट से बनी है। जवाहरलाल नेहरू ने तो नहीं लिखी, वो सेक्रेटरी थे, और मोतीलाल नेहरू थे, और वो बहुत मुतनाज़ रिपोर्ट थी। चले रिपोर्ट आ गई। जिन्ना तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी मिन्नतें कर रहे थे, यार हम लैंड वोट देने के हक को सरेंडर करने को तैयार हैं। तो गांधी जी गए, तो गांधी इरवन जो पैक्ट करके गए, और वहां पर भी उन्होंने कहा जनाब छोड़िए, हम मुत्तहिदा होकर हिंदुस्तान की आजादी की जंग लड़ते हैं, चले आप हमारे साथ बात करें, ये हमारे मुतालबात मान लीजिए। और मुतालबात भी यूनाइटेड इंडिया के थे। अच्छा 35 का आजादी की जंग, एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक छोटा सा सवाल है। आजादी की जंग में जिन्ना साहब ने तो एक रात नहीं गुजारी है अंग्रेज की जेल में, पंडित नेहरू तो 9 साल रहे हैं। कहां मुआवजना है दोनों का? अच्छा, जो जेल में जाए आप समझते हो वो बड़ा हीरो है? बिल्कुल है, ये तो फ्रीडम स्ट्रगल सर ऐसा है कि फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसके अंदर जो लीडर है वो लीड करता है आगे से कौम को, और वो लीड करता है तो अगर कहीं पे भी कोई गिरफ्तारी देनी होती है तो वो पहले अपनी गिरफ्तारी देता है। इसमें ये वो चाहे नेल्सन मंडेला हो या फिर कोई मार्टिन लूथर किंग हो या किसी को भी आप उठा के देख लें, लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। जिन्ना साहब कहां थे उस पूरी आजादी की तहरीक में? एक रात उन्होंने जेल में नहीं गुजारी। क्यों नहीं गुजारी? जब लोग एक दूसरे के गले काट रहे थे, जब लोग एक आखिरी पॉइंट, जब बंटवारा हो रहा था, बंटवारे में दंगे फसाद के दौरान जब लोग एक दूसरे का कत्ल कर रहे थे, जिन्ना साहब ने कितने लोगों को जाके और खुद रोकने की कोशिश की या मजम्मत की? पंडित नेहरू खुद उन बलवाइयों के, दंगाइयों के बीच में जाते हैं, उन्हीं की लाठी छीनते हैं और उनको मारते हैं, दोनों को अलग करते हैं। लीडर वो होता है, लीडर वो होता है, लीडर वो नहीं होता जो कि लाखों करोड़ों लोगों के जो है उनके डिस्प्लेस होने के बाद में, मरने के बाद में, और ये कहे कि जी मैंने तो खैरबाद कर दिया है दो कौमी नजरिए को, अब यहाँ पे सारी कौमें बराबर हैं। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? नहीं, आप मेरे ख्याल में जैसे पहले शकील साहब एक छोटा सा बोल देने से he does not become the great leader. अगर कायदे आजम बोल देने से he does not become the great leader. एक पाकिस्तान के बाहर एक आप बताएं कि जिन्ना साहब का कहीं पर भी कोई मुजस्मा लगा हो। गांधी ग्रेट है तो दुनिया जानती है, ओबामा से लेकर हर कोई कोट करते हैं गांधी को, नोबडी कोट जिन्ना। मैं गांधी साहब का बहुत मदा हूं। मैं गांधी जी को खराज तहसीन पेश करता हूं जब उन्होंने मरण भरत रखा और हिंदू ने उनको कत्ल किया। हाँ, उस बात पे हिंदुओं को शर्मसार करने के लिए आप ये बात कहते हैं, वरना कोई और उनकी कोई अचीवमेंट नहीं है। डायरेक्ट एक्शन डे में आपको ये कहा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। जिन्ना साहब कहाँ थे? जिन्ना साहब का जो समझने की कहाँ थे जब डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान जब लोगों का कत्लेआम हुआ? पंडित नेहरू सर पंडित नेहरू और महात्मा गांधी वो लोग थे जिन्होंने अश्कशोई की, जो एक रात मुसलमान के घर में, दूसरी रात हिंदू के घर में। जिन्ना साहब कहाँ थे?
बिल्कुल थे, हर जगह थे। मैं बताता हूँ अपने घर में थे। एक वाक्य बताता हूँ, सवाल जवाब जिन्ना साहब सफर कर रहे थे, जिन्ना साहब सफर कर रहे थे, एक ट्रेन की पूरी बोगी उन्होंने बुक की हुई थी। लियाकत अली खान साहब ने कहा कि मैं भी इसी में सफर कर लूं आपके साथ। उन्होंने कहा कि नहीं आप पीछे वाली बोगी में जाएं। वो बिठाते नहीं थे आदमी को अपने बराबर में। आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब, लेकर तो पास में बिठाते थे। मैं अब जो मर्जी कहिए, सिर्फ आपने कहा ना जिन्ना ने कौन सी कुर्बानी दी। शकील साहब, जिन्ना साहब ने लियाकत अली खान साहब को अपनी बोगी में नहीं बिठाया, क्या ये बात झूठ है? ये सही है, आपको पता वो शिमला जा रहे थे। शकील साहब आप बताएं। जी, ये खालिद हसन ने लिखा है अपनी किताब में। और चावला साहब, आपने जो बात की ना जी कायदे आजम पे जो थीसिस लिखने की, सर लॉडेटरी थीसिस लिखने की इजाजत है, लेकिन क्रिटिकल एप्रिसिएशन की, क्रिटिसिज्म की गुंजाइश नहीं है। और सर रियाज साहब हैं, आपको पता है ना, प्रोफेसर रियाज साहब, उन्होंने, हमारे मुश्तरका दोस्त थे राना साहब, उन्होंने हुसैन शहीद सोहरवर्दी पे एमफिल का थीसिस लिखा। और रियाज साहब ने क्या कहा उनको कि राना साहब, अरशद शमील उनका नाम था, राना साहब वो जो इंडिपेंडेंट बंगाल वाली स्कीम थी ना सोहरवर्दी की, उसका जिक्र ना कीजिएगा। और ये कायदे आजम यूनिवर्सिटी में हुआ सर, विच इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर सोशल साइंसेज इन पाकिस्तान। तो जिन्ना साहब पे क्रिटिसिज्म जो है वो किस यूनिवर्सिटी में हुआ है? और सर आपने जो है ना नेहरू रिपोर्ट का बार बार जिक्र किया, सर नेहरू रिपोर्ट का आपको पता है कि उसके बनाने वालों में मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लोग थे, मुसलमान भी थे। और एक मुस्लिम लीग के इजलास में उसके हक में एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ, और रफीक अफजल साहब की किताब में उसका जिक्र मौजूद है। मैं आपको रेफरेंस दे, जिन्ना साहब ने जो 14 पॉइंट दिए उसके जवाब में, उसमें आपको पता है क्या क्या चीजें थी? उन्होंने कहा था कि 33% रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स इन सेंटर एज वेल एज इन प्रोविंसेस। ये कितनी लॉजिकल बात है? एक सूबे में मुसलमान है 14%, एक में 10% है, एक में 20% है, उन सबको 33% दे दो। सेंटर में आपके 23% है, 22% है, वहां भी 33% दे दो। तो फिर सिख कहेंगे अच्छा जी हम 2% है, हमें भी 5% दे दो। क्रिश्चियन कहेंगे अच्छा जी हमें भी उससे बढ़ के दो। तो फिर हिंदू जो है उनको ऑस्ट्रेलिया भेज देते। यही हाल था इसका। सिख बसता था, वो बहुत अमीर था, बहुत अमीर था बनिस्बत उसके जो हिंदुस्तान में मुसलमान हिजरत करके। इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है। लेकिन ये जो आप कहना कि जो वो लिस्ट कर देते, देखे जो मूवेबल प्रॉपर्टी थी वो तो हमने देने से, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा सरदार पटेल को, जनाब इनको आपके पास 6 प्रिंटिंग प्रेस है, हिंदुस्तान को हम तकसीम कर रहे हैं, एक प्रिंटिंग प्रेस जिन्ना को दे दे, इनके पास टाइप करने के लिए वो नहीं है, वो चीजें नहीं है। तो उसने कहा जनाब वो खुद लें। तो ये तो आलम था। तो ये तो आपने लिस्ट क्या करनी है, इस शेर में मत पढ़िए, क्या बात करने की मुझे, मैं नहीं कुछ कहना चाहता। जिन्ना साहब के नवासे हिंदुस्तान में बहुत बड़े कारोबारी हैं, मल्टी बिलियनर्स हैं। वो इतने अमीर हैं कि आपका पाकिस्तान का कोई एक बिजनेसमैन आप बताएं 22 करोड़ में से कि जो वाडिया फैमिली से ज्यादा अमीर हो। क्या बात करते हैं सर आप? हो गए, मैं तो कह रहा होंगे। आप अपने टॉप के 5 रिचेस्ट लोगों को मिला ले तो भी वाडिया साहब के पांव की जूती के बराबर नहीं है। अच्छा चावला साहब, जिन्ना साहब के नवासे हैं। अगर हिंदुस्तान में इतनी नफरत होती तो उनके नवासे यहां बहुत बड़े कारोबारी नहीं होते। आप ऐसा करें, मैं हिंदू कारोबारियों का पूछ रहा हूं आपसे, वहां मुसलमान कारोबारी नहीं है उनके मुकाबले का कोई। आप ये बताएं साहब, कोई आप किसी भी फील्ड में देखें, चाहे वो साइंटिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, बड़े बड़े जो है हमारे यहाँ के राइटर्स रहे हो, पोएट्स हो, मुसलमान हर शोबे में आगे है, हर शोबे में आगे है। होगा जितने, मुझे कोई शक नहीं है। शाहरुख खान ना सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि दुनिया का अमीर तरीन एक्टर है। दिलीप साहब की जो इज्जत हिंदुस्तान में है वो इसलिए नहीं है कि वो कोई जी मुसलमान है और ये है वो, हम उनमें कोई हम जो है फर्क नहीं रखते। आपको इसी बहाने, चले बात इतनी लंबी हो चली है, एक और वाकया आपको बता दूं। कारगिल की जब जंग होती है तो वाजपेयी साहब दिलीप साहब को बुलाते हैं साथ में और दोनों मिलकर साथ में बैठ के फोन करते हैं मियां साहब को। दिलीप कुमार सेज टू नवाज शरीफ, मियां साहब ये आपने क्या कर दिया है? क्या आपको अंदाजा है कि आपके इस कदम से
हमारे ऊपर भारत के मुसलमानों को किस तरह से यहां पर देखा जाएगा? हमारा ख्याल नहीं आया आपको ये काम करने से पहले? दिलीप कुमार ने कहा था नवाज शरीफ को। बिल्कुल ठीक थोड़े साहब, मैं आपको अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाऊं यहां पर सरताज अजीज साहब की और मेजर जनरल राशिद कुरैशी साहब की कारगिल के वॉर के दौरान, आज वो जो चीज आवाज में, अपने वीडियो में, अपनी आवाज में जो चीज ऑन रिकॉर्ड हो जाती है उसको कोई झुठला नहीं सकता। शेमलेसली दे डिनाइड कि ये हमारे लोग नहीं है जिनकी डेड बॉडीज हिंदुस्तान दिखा रहा है, ये उनके अपने लोग हैं, कश्मीरी मुजाहिदीन हैं, लोकल हैं। आपने अपने सोल्जर्स की डेड बॉडीज लेने से इनकार कर दिया। कैसा मुल्क होगा वो? हमने उनको बाइज्जत दफन किया है हमारी अपनी पहाड़ियों में। आपको ये भी एक, आई डोंट नो अगर आपको, अगर ये बात आपको पता है या नहीं। नहीं, बिल्कुल पता है। आप कुलभूषण को तो ले लीजिए वापस, उसको ले लीजिए। कुलभूषण पहले, अच्छा चलें, ये भी बड़ी अच्छी बात आपने कर दी। हम फिर हम गलत रास्ते चल रहे हैं। एक कुलभूषण जाधव है आपके पास, एक कुलभूषण जाधव है, फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं कि वो एक इंडियन स्पाई था, मान लेते हैं। आप हिंदुस्तान के ऊपर एक के बाद एक मुसलसल जंगें हम पर करें, यहां पर दहशतगर्दी करें, आपका क्या ख्याल है? हम में वो सलाहियत नहीं है कि हम भी वहां पे जाकर स्पाई भेज सकें? वो तो हमने 71 में देखी है सलाहियत आपकी, वो तो हम बलोचिस्तान में भी देखते हैं सलाहियत। एक अभिनंदन छोड़ा है आपने, पूरा पाकिस्तान गिनाता है, एक अभिनंदन छोड़ा है। हमने 93,000 पाकिस्तानियों को बिठा के खिलाया है यहां पर। जनरल सैम मानेकशॉ बताते हैं कि मैं जब लाहौर गया, गवर्नमेंट हाउस में मेरा इस्तकबाल हुआ, वहां पर कुछ फौजियों के घर वाले मुझसे मिलने आए और वो ये कहते हैं कि जनरल साहब, हमने सुना है कि आपके फौजी जो हैं वो जमीन पर सोते हैं और हमारे बच्चों को आपने बेड दिया हुआ है। सैम मानेकशॉ कहते हैं, या बात सुने आप, वो माँ बाप उन फौजियों के कहते हैं कि अगर हमें आइंदाबाद कोई आके ये कहेगा कि हम हिंदू हमारा दुश्मन है और वो हमारे ऊपर बुरा, हमारा बुरा सोचता है, हम उनकी बात कभी नहीं मानेंगे। क्या बात करते? एक अभिनंदन और 93,000 लोगों को आपने मुश्किल से मुश्किल 2 हफ्ते नहीं रखा होगा, उसे हमने कई महीनों तक बिठा के खिलाया है। मैं तो चाहता हूँ अभिनंदन, मेडिकल फैसिलिटीज उनको दी गई सारी। आप क्या बात करते हैं साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? एक अभिनंदन पे अटके हुए हैं आप, एक कुलभूषण जाधव पे अटके हुए हैं। लेट मी टेल यू दिस, मैं आपको ये बात जाते जाते बता दूं, मैं आज का हिंदुस्तान बहुत बदल गया है। हमारे इस हुकूमत के आने के बाद क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो मैं नहीं जानता, मगर मैं इतना जरूर जानता हूं कि अब हमने मार खाना बंद कर दिया है। अब अगर कोई वहां से आएगा दहशतगर्दी करने के लिए, उसको माकूल जवाब उसी के अंदाज में दिया जाएगा। ये नेशनल इंडियन माइंडसेट हो गया है आज। अच्छी बात है, अच्छी बात जी। हाँ। तो कंक्लूड करने से पहले मैं सर एक फैक्ट बता दूं, इस वक्त जनूबी एशिया का, सर चावला साहब, द रिचेस्ट मुस्लिम इन साउथ एशिया इज नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, ही इज नॉट फ्रॉम बांग्लादेश। और हमारा मीडिया उसका जिक्र नहीं करता, लेकिन उनका नाम है अजीम प्रेम जी। उनको कहते हैं कि आईटी इंडस्ट्री का वो जार है इंडिया का, यानी बादशाह है इंडिया की आईटी इंडस्ट्री का। लेकिन इस तरह की खबरें हमारे मीडिया में जगह नहीं पाती, क्योंकि हम इंडिया के मुसलमानों के बारे में जो नेगेटिव खबर आती है उसी को हाईलाइट करते हैं। वो हमारे लिए अच्छी खबर